भारत में इंसाफ पाने का ना सबसे मुश्किल हिस्सा शायद कोर्ट का ट्रायल नहीं है। हाँ बिल्कुल। मतलब सबसे मुश्किल हिस्सा तो ये मनवाना है कि किसी के साथ कोई अपराध हुआ है। सोचिए कोई आम इंसान किसी बहुत बड़ी परेशानी में पुलिस स्टेशन जाता है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है या कोई हिंसा हुई है। और वो डरा हुआ भी होता है। बिल्कुल। लेकिन डेस्क पर बैठा जो पुलिस ऑफिसर है वो शिकायत सुनने के बाद सीधे कह देता है कि हम इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। एक आम नागरिक के लिए ना ये पल ऐसा होता है जैसे जैसे न्याय के मंदिर का मुख्य दरवाजा ही मुंह पर बंद कर दिया गया। एकदम सही कह रहे हैं आप। और ये बेबसी सिर्फ एक भावना नहीं है, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि हम सब यही मानते हैं ना कि पुलिस वो पहली सीढ़ी है जो हमें न्याय तक ले जाएगी। हाँ। लेकिन जब रक्षक ही शिकायत दर्ज करने से मना कर दे तो एक आम आदमी क्या करे? क्या सिस्टम वहीं खत्म हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उस इंसान को पता होना चाहिए जो इस देश का नागरिक है। और यही हमारे आज के इस डीप डाइव का विषय है। हमारे पास कानूनी दस्तावेजों, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों और खास तौर पर नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के प्रावधानों का पूरा एक स्टैक मौजूद है। जी बिल्कुल। आज हमारा मिशन इस जटिल कानूनी चक्रव्यूह को सुलझाना है। हमें ये डिकोड करना है कि जब पुलिस अपना काम करने से मना कर दे तो अदालतें किस तरह से उस सिस्टम की जवाबदेही तय करती हैं। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये विश्लेषण इस समय और भी ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, क्योंकि कानून बदल रहे हैं। बिल्कुल। हम एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। पुराने सीआरपीसी से नए बीएनएसएस कानून में शिफ्ट होने के बाद पुलिस की शुरुआती जांच और अदालतों की शक्तियों का जो पूरा ढांचा है ना, वो एक नए रूप में सामने आया है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए मैं हमेशा कस्टमर केयर एस्केलेशन की एक एनालॉजी देता हूँ। अच्छा। हाँ, मान लीजिए कोई किसी सर्विस से परेशान है और कस्टमर केयर को कॉल करता है। अगर पहला एजेंट बात नहीं सुनता या समस्या सुलझाने से मना कर देता है तो इंसान फोन नहीं काटता। हाँ, वो सीधा सीनियर से बात करना चाहता है। बिल्कुल, वो कहता है कि मेरी कॉल को आपके मैनेजर या सुपरवाइजर को ट्रांसफर करो। वो अपनी कंप्लेंट को एस्केलेट करता है। ठीक वैसे ही अगर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एफआईआर लिखने से मना कर दे तो कानून की किताब में भी एक मैनेजर मौजूद है। सही कहा। वो मैनेजर है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आपकी ये जो कस्टमर केयर की एनालॉजी है ना, ये इस ढांचे को समझने के लिए बिल्कुल सटीक है। अगर हम कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो सीआरपीसी के दौर में हर वकील और पुलिस वाले की जुबान पर एक धारा रटी होती थी, धारा 154। हाँ, 154। जी। इसके तहत शिकायत लेकर थाने के इंचार्ज के पास जाते थे। अब नए बीएनएसएस में इसका नाम बदलकर धारा 173 हो गया है। ओके। अगर थाने का इंचार्ज किसी को टरका दे तो सिस्टम उसे वहीं रुकने नहीं देता। वो इंसान सीधे उस मैनेजर यानी एसपी के पास जा सकता है। लेकिन एसपी के पास जाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? मतलब क्या किसी आम इंसान को सीधे एसपी ऑफिस के बाहर जाकर लाइन में खड़ा होना पड़ता है? क्योंकि ऐसा करना तो और भी मुश्किल काम लगता है। नहीं, कानून ने इसे काफी सुलभ बनाया है। बीएनएसएस की धारा 173 सब सेक्शन 4 के तहत शिकायतकर्ता अपनी बात लिखित रूप में डाक के जरिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे ईमेल वगैरह। हाँ बिल्कुल, जैसे ईमेल के जरिए सीधे एसपी को भेज सकता है। अगर एसपी को वो शिकायत पढ़कर ये लगता है कि मामला संज्ञेय अपराध का है। संज्ञेय अपराध मतलब? कॉग्निजेबल ऑफेंस। हाँ, यानी कोई ऐसा गंभीर अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तो ये एसपी की जिम्मेदारी है कि वो या तो खुद उस मामले की जांच करे या अपने किसी जूनियर अधिकारी से करवाए। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने डाक से एसपी को शिकायत भेज दी, लेकिन अगर वो मैनेजर भी बात ना सुने तो? मेरा मतलब है कि ईमेल का कोई जवाब ना आए और डाक की फाइल कहीं दब जाए। क्या ऐसे में सिस्टम हार मान लेता है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बड़े अधिकारी भी थानों के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते। व्यवस्था बिल्कुल हार नहीं मानती। और सच कहूं तो कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। जब एग्जीक्यूटिव यानी पुलिस प्रशासन के दोनों स्तर, थाना और एसपी, अपना काम करने में विफल हो जाते हैं तो फिर कौन आता है? तब न्यायपालिका की एंट्री होती है। तब एक आम नागरिक सीधे मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटा सकता है। मजिस्ट्रेट के पास ये शिकायत लेकर जाता है कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो क्या मजिस्ट्रेट सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं? रबर स्टैंप से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, क्या वो बिना कुछ सोचे समझे बस जांच का आदेश दे देते हैं कि जाओ और एफआईआर दर्ज करो? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मजिस्ट्रेट कोई पोस्ट ऑफिस या रबर स्टैंप नहीं है।
उनके पास इस स्तर पर जो शक्ति है उसे कानून में अपराध का संज्ञान लेने से पहले की शक्ति कहा जाता है। अच्छा। हाँ, ये शक्ति पुराने कानून की मशहूर धारा 156 3 और नए BNSS की धारा 175 3 में दी गई है। इस स्तर पर मजिस्ट्रेट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होता है। जुडिशियल माइंड अप्लाई करने से आपका मतलब क्या है? क्या वो खुद पुलिस की तरह जांच करने लगते हैं? नहीं, वो खुद जांच नहीं करते, बल्कि वो ये देखते हैं कि जो शिकायत उनके सामने आई है क्या उसमें सच में किसी गंभीर अपराध का जिक्र है। मजिस्ट्रेट को ये पूरा अधिकार है कि अगर उन्हें लगे कि शिकायत पूरी तरह से बेबुनियाद है या सिर्फ किसी को परेशान करने के इरादे से कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है, तो वो जांच का आदेश देने से साफ इनकार कर सकते हैं। अच्छा, एक बहाना जो पुलिस स्टेशन में बहुत आम है वो है ज्यूरिसडिक्शन, यानी अधिकार क्षेत्र का। अक्सर पुलिस कहती है कि ये घटना हमारे इलाके में नहीं हुई, इसलिए हम FIR नहीं लिखेंगे। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो अगर पुलिस यही तर्क मजिस्ट्रेट के सामने रखे तो क्या मजिस्ट्रेट भी बेबस हो जाते हैं? ये जो आपने कहा ना, ये एक बहुत ही क्लासिक पुलिस बहाना है जिससे आम लोग बहुत परेशान होते हैं। लेकिन हमारे स्रोत सामग्री में एक बहुत ही ऐतिहासिक केस का जिक्र है, रसिकलाल दलपतराम ठक्कर बनाम गुजरात राज्य। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस जुरिस्डिक्शन वाले बहाने को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। कोर्ट ने साफ कहा कि इस शुरुआती चरण में जब सिर्फ FIR दर्ज होनी है और तथ्यों का पता लगाना है, तो पुलिस के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र न होने का दावा मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने से नहीं रोक सकता। अरे वाह। हाँ, मजिस्ट्रेट फिर भी संबंधित पुलिस को जांच करने और FIR दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। ये तो न्याय चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो ये असीमित दिखने वाली शक्ति डराती भी है। डराती कैसे है? मान लीजिए कोई किसी को फंसाना चाहता है। आज के समय में व्यापारिक दुश्मनी या वैवाहिक विवादों में झूठे केस दर्ज करवाना बहुत आम हो गया है। ये तो है। कोई भी एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर सीधे मजिस्ट्रेट के पास चला जाए और पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिलवा दे। इससे तो किसी भी बेकसूर इंसान की जिंदगी रातों रात बर्बाद हो सकती है। आपका ये डर बिल्कुल जायज है और न्यायपालिका भी इस खतरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। जब ये देखा गया कि लोग मजिस्ट्रेट की इस शक्ति का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने या बदला लेने के लिए एक हथियार के रूप में कर रहे हैं, तो अदालतों ने सख्त कदम उठाए। किस तरह के कदम? हमारे स्रोतों में प्रियंका श्रीवास्तव केस का जो उल्लेख है वो इसी दुरुपयोग को रोकने की कहानी है। प्रियंका श्रीवास्तव केस में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया? इस केस की पृष्ठभूमि बहुत रोचक है। इसमें हुआ ये था कि कुछ लोगों ने बैंक से लोन लिया था। जब वो लोन नहीं चुका पाए और बैंक ने रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की, तो उन डिफॉल्टर लोगों ने बैंक के बड़े अधिकारियों, जिनमें प्रियंका श्रीवास्तव भी शामिल थीं, उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास जाकर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की झूठी शिकायतें कर दी। सिर्फ रिकवरी रोकने के लिए? बिल्कुल। और मजिस्ट्रेट ने बिना ज्यादा सोचे FIR का आदेश दे दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो अधिकारी अपना काम कर रहे थे उन्हें परेशान किया जाने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाम कैसे लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ बहुत सख्त नियम बना दिए। पहला नियम ये कि अब कोई भी सीधे उठकर मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, शिकायतकर्ता को अपनी अर्जी में ये साबित करना होगा कि उसने पहले पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और फिर SP के पास जाने की पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। और दूसरा सबसे बड़ा नियम ये बनाया कि अर्जी के साथ एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। क्यों? एफिडेविट लगाने का मतलब है कि अगर आरोप गलत निकले तो शिकायतकर्ता पर पर्जरी यानी झूठी गवाही का मुकदमा चलेगा। जी बिल्कुल। तो एक गरीब, अनपढ़ या डरा हुआ इंसान जो पहले ही पुलिस सिस्टम से खौफ खाता है, उसे अगर कोर्ट में एफिडेविट देने को कहेंगे जहां उसे जेल जाने का डर हो, तो वो तो वैसे ही अपनी शिकायत वापस ले लेगा। क्या ये न्याय के रास्ते में एक और दीवार खड़ी करने जैसा नहीं है? आपका तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है, और सच कहूं तो ये एक्सेस टू जस्टिस के नजरिए से एक बड़ी बहस का मुद्दा भी है। हाँ, लेकिन हमें संतुलन को समझना होगा। अदालत का मानना है कि जो व्यक्ति सच बोल रहा है उसे एफिडेविट देने से नहीं डरना चाहिए। एफिडेविट कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ जिम्मेदारी तय करने का एक तरीका है। अगर सिस्टम को सबके लिए खुला रखना है तो उस सिस्टम में कचरा या दुर्भावनापूर्ण केस भरने से रोकने के लिए एक फिल्टर तो लगाना ही होगा, वरना पूरी न्याय व्यवस्था ही कोलैप्स हो जाएगी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिस्टम को फिल्टर तो चाहिए, लेकिन ये तो हुई आम नागरिकों की बात।
क्या सरकारी अधिकारियों या नेताओं के लिए भी कोई अलग से बचाव का रास्ता है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनके खिलाफ तो कोई भी आसानी से भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है। वो तो हमेशा पब्लिक की नजरों में रहते हैं। बिल्कुल है, उनके लिए भी बचाव है। हमारे स्रोतों में अनिल कुमार बनाम MK अयप्पा केस का विस्तार से जिक्र है। ये एक बहुत बड़ा फिल्टर है। इसमें क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी PC एक्ट से जुड़ा है और किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ उसके आधिकारिक काम को लेकर शिकायत की गई है, तो मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना FIR या जांच का आदेश दे ही नहीं सकता। पूर्व मंजूर यानी प्रायर सैंक्शन। जी हाँ, प्रायर सैंक्शन। मतलब जब तक सरकार या विभाग उस अधिकारी के खिलाफ जांच की इजाजत न दे, मजिस्ट्रेट भी कुछ नहीं कर सकते। एकदम सही। ये इसलिए किया गया ताकि सरकारी अधिकारी बिना किसी डर के कड़े फैसले ले सके और उन्हें हर छोटे बड़े फैसले के लिए कोर्ट में न घसीटा जाए। समझ गया। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत खटक रही है, क्या बात? जब मजिस्ट्रेट ये तय कर रहे होते हैं कि किसी पर FIR का आदेश देना है या नहीं, तो जिस इंसान पर आरोप लग रहे हैं, क्या वो कोर्ट में आकर ये नहीं कह सकता कि जज साहब मेरी भी सुनिए, ये सारे आरोप झूठे हैं? यह कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत ही बारीक और अक्सर हैरान करने वाला पहलू है। इस शुरुआती चरण में, जिसे हम प्री कॉग्निशन स्टेज कहते हैं, संभावित आरोपी को अदालत में अपना पक्ष रखने का कोई अधिकार नहीं होता है। सच में? हाँ, कानून की भाषा में इसे नो राइट ऑफ ऑडियंस कहते हैं। ये तो सुनकर ही प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के खिलाफ लगता है। आप किसी पर आपराधिक मामला दर्ज करने जा रहे हैं और उसे बोलने तक का मौका नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इस चरण के असली मकसद को समझना होगा। मजिस्ट्रेट इस वक्त कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि फलां व्यक्ति दोषी है। FIR दर्ज होने का मतलब सजा मिलना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी ने एक आरोप लगाया है जिसकी आधिकारिक जांच होनी चाहिए। यह सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन की शुरुआत है। अच्छा। हर आरोपी को जांच शुरू होने से पहले ही कोर्ट में बहस करने का मौका दे दिया जाए तो कोई भी जांच कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी और क्रिमिनल ट्रायल शुरू होने से पहले एक और मिनी ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। ठीक है, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ने जुडिशियल माइंड अप्लाई किया, एफिडेविट चेक किया और FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया। जी। पुलिस ने जांच भी कर ली, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की उसमें लिख दिया कि हमें तो कोई सबूत नहीं मिला, ये केस फर्जी है, जिसे हम क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। हाँ, क्लोजर रिपोर्ट। तो क्या पुलिस की इस रिपोर्ट के आते ही मजिस्ट्रेट के हाथ बन जाते हैं और केस खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ मजिस्ट्रेट की भूमिका और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जब पुलिस अपनी अंतिम रिपोर्ट, जिसे पहले CRPC की धारा 173 और अब BNSS की धारा 193 के तहत पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के पास 3 बिल्कुल अलग रास्ते होते हैं। अच्छा, अगर पुलिस कह रही है कि केस बंद कर दो, तो मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला विकल्प तो बहुत सीधा है। अगर मजिस्ट्रेट पुलिस की जांच और उसके निष्कर्ष से सहमत है, तो वो रिपोर्ट को स्वीकार करके केस को बंद कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता बहुत दिलचस्प है। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस की रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वो किसी अपराध की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जानबूझकर आरोपी को बचा रही है। ऐसा तो बहुत बार होता है। बिल्कुल। तो मैजिस्ट्रेट पुलिस की उस क्लोजर रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल सकते हैं। वो सीधे उस मामले का संज्ञान ले सकते हैं और पुलिस की असहमति के बावजूद आरोपी को समन भेजकर ट्रायल शुरू कर सकते हैं। मतलब पुलिस की क्लीन चिट को सीधे तौर पर खारिज किया जा सकता है। कमाल है। और तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प ये है कि मैजिस्ट्रेट उस पूरी पुलिस रिपोर्ट को ही दरकिनार कर दें और शिकायतकर्ता की जो मूल अर्जी थी उसे एक प्राइवेट कंप्लेंट मान लें। प्राइवेट कंप्लेंट? हाँ। इसके बाद मैजिस्ट्रेट खुद अपनी अदालत में शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करना शुरू कर सकते हैं। ये पुलिस के बिना सीधे अदालत के जरिए न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का तरीका है। ये तो सच में न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी ताकत है कि पुलिस किसी केस को अपनी मर्जी से दफना नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन मैंने स्रोत सामग्री में एक और बहुत दिलचस्प सिद्धांत पढ़ा था, सकीरी-वासु सिद्धांत। ये क्या है और इसका इस पूरी व्यवस्था में क्या रोल है? सकीरी-वासु केस इस पूरी चर्चा का एक बहुत अहम हिस्सा है। होता यह था कि पहले मैजिस्ट्रेट सोचते थे कि उन्होंने FIR का आदेश दे दिया, अब उनका काम खत्म। अगर पुलिस बाद में जांच में लापरवाही करती तो शिकायतकर्ता को सीधे हाईकोर्ट भागना पड़ता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सकीरी-वासु केस में कहा कि ऐसा नहीं है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या साफ किया? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मैजिस्ट्रेट के पास सिर्फ जांच शुरू करवाने की शक्ति नहीं है, बल्कि उनके पास उस जांच की निगरानी करने की निहित शक्ति यानी इम्प्लाइड पावर भी है। निगरानी करने से आपका मतलब क्या है? क्या मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन जाके चेक करते हैं कि अधिकारी कैसे काम कर रहा है? नहीं, वो पुलिस के रोजमर्रा के काम में दखल नहीं देते। वो पुलिस को ये नहीं बता सकते कि गिरफ्तार किसे करना है या पूछताछ कैसे करनी है। तो फिर वो क्या कर सकते हैं? वो पुलिस से रिपोर्ट मांग सकते हैं कि जांच कहाँ तक पहुंची। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जांच पूरी तरह से पक्षपाती है या किसी राजनीतिक दबाव में हो रही है, तो वो उस केस को पुलिस स्टेशन से निकालकर राज्य की सीआईडी या सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश भी दे सकते हैं। ये तो बहुत ही पावरफुल टूल है। बिल्कुल। और खास तौर पर हमारे स्रोतों में यौन उत्पीड़न के मामलों का भी उल्लेख किया गया है। उनमें क्या अलग होता है? यौन उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों में साक्ष्य बहुत जल्दी नष्ट हो सकते हैं, इसलिए मजिस्ट्रेट के पास ये शक्ति है कि वो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज या किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो सबूत को तुरंत सुरक्षित करने का विशेष निर्देश दे सकते हैं। तो इस सब का असली मतलब क्या है? मजिस्ट्रेट एफआईआर का आदेश दे सकते हैं, क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर सकते हैं, जांच की निगरानी कर सकते हैं। जी हाँ। लेकिन इन सब के बीच एक आम इंसान के मन में जो सबसे बड़ा डर होता है, जरा उस पर बात करते हैं। कौन सा डर? अगर मजिस्ट्रेट ने किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि पुलिस तुरंत उसके घर आएगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी? ये एक बहुत बड़ा और आम भ्रम है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। अदालतों ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश का मतलब ऑटोमेटिक गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। एफआईआर सिर्फ एक दस्तावेज है जिससे जांच की शुरुआत होती है। जांच अधिकारी के लिए किसी को गिरफ्तार करना बाध्यकारी नहीं है। तो फिर गिरफ्तारी कब होती है? ये सुनकर शायद बहुत लोगों को राहत मिले कि एफआईआर सिर्फ प्रक्रिया की शुरुआत है, अंत नहीं। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर देती है। शुरुआत से अंत तक हमने देखा कि अगर सिस्टम का एक हिस्सा यानी पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे, तो व्यवस्था में एक पूरी श्रृंखला काम करती है। हाँ, एक पूरा चेन ऑफ कमांड है। थाने के इंचार्ज से लेकर मैनेजर एसपी तक, और फिर वहां से लेकर मजिस्ट्रेट की अदालत तक। एक आम नागरिक के लिए ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक निष्पक्ष जांच हमारी न्याय प्रणाली की रीढ़ है। ये बिल्कुल सच है। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य ही ये है कि सत्ता या पुलिस की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके। कोई भी जांच ना तो शिकायतकर्ता के दबाव में होनी चाहिए और ना ही पुलिस की सुविधा के हिसाब से। उसे पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि अगर जांच की बुनियादी पक्षपाती होगी तो अदालत में चलने वाला पूरा ट्रायल न्याय व्यवस्था का एक भद्दा मजाक बनकर रह जाएगा। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए कानून हमेशा विकसित होता रहता है। हमने देखा कि कैसे पुराने सीआरपीसी के प्रावधानों से लेकर नए बीएनएसएस तक के सफर में सिस्टम को और ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन हर नया बदलाव अपने साथ नए सवाल और नई चुनौतियां भी लेकर आता है। वो कैसे? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो नए बीएनएसएस कानून में एक बहुत ही बड़ा और अहम बदलाव किया गया है। अब कुछ विशेष मामलों में एफआईआर दर्ज होने से पहले एक प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की नई समय सीमा पेश की गई है। इसका क्या मतलब हुआ? इस नए नियम के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले 14 दिनों तक प्राथमिक जांच कर सकती है। 14 दिन? ये तो पूरी प्रक्रिया को ही एक नया मोड़ दे देता है। हमने शुरुआत में उस कस्टमर केयर एस्केलेशन की बात की थी, जहां सीधा एक्शन ना होने पर मैनेजर के पास जाते हैं। जी। लेकिन ये 14 दिन का नया नियम तो ऐसा लगता है जैसे किसी की कंप्लेंट को सिस्टम ने 14 दिन के लिए होल्ड पर डाल दिया हो। इन 14 दिनों में तो कोई भी अहम सबूत मिटाया जा सकता है। और यही वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो एक बहुत गहरा और गंभीर सवाल उठाता है। कैसा सवाल? क्या ये 14 दिन की प्रारंभिक जांच का नियम एक आम नागरिक को झूठे और बेबुनियाद केसों की प्रताड़ना से बचाने के लिए एक जरूरी ढाल साबित होगा, या फिर क्या? या फिर क्या ये पुलिस व्यवस्था को एफआईआर दर्ज करने से बचने, मामले को टालने और शक्तिशाली लोगों को बचाने का एक नया और पूरी तरह से कानूनी हथियार दे देगा? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर कानून और न्याय के तराजू को बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना होगा। क्या हमने मजिस्ट्रेट तक पहुंचने का रास्ता और पारदर्शी बनाया है, या फिर इंसाफ की पहली सीढ़ी के बीच में 14 दिन की एक और दीवार खड़ी कर दी है? यही सोचने वाली बात है। बिल्कुल।
ये एक ऐसी चर्चा है जो हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास का कानूनी ढांचा असल में कैसे काम कर रहा है। इस अनुत्तरित लेकिन बेहद जरूरी सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं।